to everyone. We are going to start the class in 1 minute. तब तक किसी का कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए रिगार्डिंग सब्जेक्ट, नॉट रिगार्डिंग योर शेड्यूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डाउट्स। आपका सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ईवीएस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, लास्ट क्लास का कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, सेकेंड यूनिट। ठीक है, तब तक जब तक सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं मैं एक बार एक सिलेबस फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। पिछले क्लास में काफी बच्चों ने सिलेबस पूछा था मेरे से, तो सिलेबस में एक बार मैं लिख के बता देती हूँ आपको। सो यू हैव टोटल 7 यूनिट्स, 7 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। राइट, सेकेंड यूनिट जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इकोसिस्टम। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे इस यूनिट में। थर्ड यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में बता देती हूँ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, परिचय है आपका कि पर्यावरण विज्ञान कौन सा कैसा विषय है और ये कैसे एक बहुआयामी विषय है। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। नेचुरल रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। राइट, फोर्थ यूनिट है बायोडाइवर्सिटी, इसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। फिफ्थ यूनिट आपको जो पढ़नी है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हिंदी में कहेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण। सिक्स्थ यूनिट आपको जो पढ़नी है वो है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, जो बच्चे लिखना चाहते हैं सिलेबस चैप्टर्स एक बार लिख लें, वैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है। हिंदी में इसको कहेंगे वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी नीतियां, मुद्दे, ठीक है, इश्यूज एंड पॉलिसीज। और सातवां आपका जो यूनिट है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन। इसमें आपको पढ़ना होता है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ है जो जंगली जीव जंतु हैं उनके बीच में और इंसानों के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ एनवायरमेंटल लॉज भी पढ़ेंगे, पर्यावरण से जुड़े जो कानून हैं देश में वो उनके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में 7th। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। जिन बच्चों ने पिछली बार पूछा था वो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब टाइम हो गया क्लास का, क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। सभी को क्लियरली विजिबल है स्क्रीन? ओके, अब आपके जो भी डाउट्स होंगे आप क्लास के बाद में चैट बॉक्स में Q&A सेशन में उसमें डाल देना, मैं एंड में देखूंगी। ठीक है, बीच में बार बार हम नहीं देख सकते डाउट्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट 2। हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं और कितने प्रकार का होता है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है,
यहीं पे जब हम इसके फंक्शंस पढ़ रहे होंगे, इकोसिस्टम के कार्य पढ़ेंगे, तो उसमें उन फंक्शंस में कई फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। पहला फंक्शन होगा एनर्जी फ्लो, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। इसी में हम पढ़ेंगे फूड चेन, फूड पिरामिड्स, ठीक है। उसी में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, और इसी में हम एक और फंक्शन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फोर्थ फंक्शन बायो जियोकेमिकल साइकिल। धीरे धीरे आप एक एक चीज देखेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, क्या होता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, परिभाषा लिखी हुई है, मैं आपको समझा देती हूँ। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाई सर A.G. टेंसले इन 1935। 1935 में इन्होंने टर्म दिया इकोसिस्टम, जिसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, कैसे हम परिभाषित करते हैं। एन इकोसिस्टम इज फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है, which involves complex interaction between biotic and abiotic components, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में आपसे कहूं एक लाइन की परिभाषा, तो इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड functional unit of environment. Basic structural and functional unit of environment is known as ecosystem, ठीक है। And the condition is it should involve both biotic and abiotic component. इसमें कौन से दो component होना जरूरी है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक जिन्हें हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो आई होप आपको परिभाषा डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एन इकोसिस्टम इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स, दो घटक होना जरूरी है। इस डायग्राम पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, जैविक मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग कंपोनेंट, राइट। तो एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट आप जानते होंगे। जैविक घटक क्या होता है पर्यावरण का, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें प्लांट आ सकते हैं जिनको हम फौना कहते हैं, एनिमल्स आते हैं जिन्हें हम प्लांट्स जिनको हम फ्लोरा कहते हैं, एनिमल्स जिन्हें हम फौना कहते हैं, राइट। माइक्रोब्स वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, राइट। तो ये क्या हो गया, लिविंग कंपोनेंट हो गया। नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होता है, अजैविक घटक आप देखते हैं, जो भी एयर है, ठीक है, वाटर है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये सब कैसे घटक हैं, मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ, ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिन्हें हम कहते हैं अजैविक घटक। यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए, आप इसमें देख लीजिए। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दिया गया है, ठीक है। एक एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको बताया प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनको हम दूसरे नाम भी देते हैं जिन्हें आप एनवायरनमेंट में यूज करेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज की लैंग्वेज में आप प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या कहेंगे साइंस में, ठीक है। अब क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, हिंदी में कहते हैं उत्पादक। एनिमल्स क्या होते हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली काम करते हैं डिकम्पोजर का, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अपघटक, ठीक है। पर अभी हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले आप ये देख लीजिए टाइप्स क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे कार्बन होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होता है, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे H2O, यहाँ पे आपको कार्बन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन O2, CO2, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गए, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 गैस हो गई और नाइट्रोजन हो गई। ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो पर्यावरण के एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बायोटिक कंपोनेंट 3 मैंने आपको बता ही दिए। अब क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई, इकोसिस्टम में क्या होगा, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होगा आपस में। ये दोनों फैक्टर्स
इंटरेक्ट करेंगे, इनकी क्रियाएं हो रही होंगी, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा हो, राइट। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम का डायग्राम है, तालाब। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इकोसिस्टम है, जो पारितंत्र है, वो बहुत छोटा भी हो सकता है, इट कैन बी वेरी बिग एंड स्मॉल। स्मॉल कितना छोटा? स्मॉल एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की एक बूंद भी इकोसिस्टम है, राइट। अभी आप जहां बैठे हैं वो भी इकोसिस्टम है, कि वहां पे कुछ एयर है, आप हैं, ठीक है, कुछ सॉइल में कुछ माइक्रोब्स होंगे, ठीक है। हम जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं ये भी इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है और लिविंग कंपोनेंट भी है, राइट। बिग, कितना बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है? एज बिग एज होल अर्थ। होल अर्थ इज ऑल्सो इकोसिस्टम। क्योंकि कैसे हम इसको बोल सकते हैं इकोसिस्टम है? क्योंकि यहाँ लिविंग कंपोनेंट भी है, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है, एयर, वाटर, टेम्परेचर, जो भी आपने देखे अभी, और आपस में उनका इंटरेक्शन भी हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना वो आपस में, तो इट विल ऑल्सो बी नोन एज इकोसिस्टम। अर्थ भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए। अब अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद कैसे एक इकोसिस्टम है? कैसे है ये? देखिए H2O नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया पानी। इसमें आपको पता है कि देयर मस्ट बी सम माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ वायरसेस होंगे पानी में, जो आप रासायनिक इकोसिस्टम में आपको टाइप्स में बताऊंगी डिटेल में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम का है, ठीक है। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट आप देख रहे हैं कि ये फाइटोप्लैंक्टन है, फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जो तालाब में ऊपर तैरते रहते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। जूप्लैंक्टन्स हैं कुछ, उसमें जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम जूप्लैंक्टन कहते हैं, छोटे छोटे स्मॉल फिशेस हैं, लिविंग कंपोनेंट का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ सॉइल है, कुछ वेजिटेशन है, कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, ये भी लिविंग कंपोनेंट का पार्ट है। ये आप बेस में देख रहे हैं, तालाब के बेस पे, पॉन्ड के बेस पे क्या है, सेडिमेंट्स हैं, कुछ सेडिमेंट्स होंगे, मिट्टी होगी, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, और फंजाई वगैरह होंगे, जिनको हम बॉटम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे ये सारे फंक्शंस चल कैसे रहे हैं? सन की एनर्जी से, सोलर रेडिएशन से, यहाँ से जो एनर्जी आ रही है उसी से ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अभी डिटेल में आपको बताते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है, ये क्या है? एक इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक है, बायोटिक है, और आपस में क्या हो रहा है? उनका इंटरेक्शन भी हो रहा है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनका मैंने आपको भी नाम बताया कि जिनको हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, उत्पादक, ठीक है। ऑटो मतलब स्वपोषी, ट्रॉफ मतलब पोषी, ऑटो माने स्व, सेल्फ, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, खुद अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इन्हीं को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स भी, ठीक है। आपने ये सब पढ़ा होगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको हिंदी में। और ये प्रक्रिया कौन करते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। एक बार आप रिएक्शन देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है लीव्स में, ठीक है, क्लोरोफिल, और इन्वायरमेंटल CO2 यूज करके, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज करके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट होती है, सूर्य की का प्रकाश होता है, इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसको हम कह देते हैं फूड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, जिसको यूज किया जाता है ब्रीदिंग के लिए, हम सांस लेने के लिए किसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? एक तो ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बना रहे हैं, जो कि हमारा भी भोजन है अल्टीमेटली, हम भी उसको कंज्यूम करेंगे, कैसे वो दिखते हैं, और बदले में एक बाय प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन गैस भी बन रही है, जिसको ब्रीदिंग के लिए यूज किया जाता है, सांस लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, आप इसको एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उत्पादक के बाद, ये तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर भी कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, कैसे? ये लिखा हुआ है और मैंने आपको समझा दिया।
दूसरे होते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स ये दोनों आते हैं कंज्यूमर्स में, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता क्या होते हैं? जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। फाइनली किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, तो ऐसे हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स विच ईट प्लांट डायरेक्टली एंड कॉल्ड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। जो सीधे सीधे प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गोट हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, कुछ ह्यूमन बींग्स भी है, सभी ह्यूमन बींग्स नहीं, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रोडेंट्स, रिमिनेंट्स, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं? कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की कैटेगरी में, ये प्रोड्यूसर्स नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ कंज्यूमर इज कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोर्स क्या होते हैं? ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ये डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते हैं, लेकिन ये हर्बीवोर्स को खाते हैं, इनको खाते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोर्स अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ्स पे, जो प्लांट्स होते हैं उनपे। और कार्निवोर्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए? हर्बीवोर्स पे। लेट मी चेंज द कलर। कार्निवोर्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? हर्बीवोर्स पे, इन पे, अपने फूड के लिए। ठीक है, तो कार्निवोर्स इन पे डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स इन पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। और जो ओमनीवोर्स हैं, ये कौन से होते हैं? जो सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी। ठीक है, तो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एनिमल, इनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, बिकॉज वी आर बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिकम्पोजर्स, जिसको मैंने आपको बताया था, हिंदी में कहते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? These animals or these category of organisms survive on dead remains of organism। ये dead and decaying plant और animal material पे survive करते हैं, चाहे वो dead food हो, ठीक है, चाहे कोई dead animal हो, चाहे कोई dead plant की leaves हो, या पूरा पूरा कोई plant हो। ठीक है, तो इस कैटेगरी में कौन आते हैं? इसका उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई, इसीलिए हम इनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको हम स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, पृथ्वी का सफाई कर्मी, नेचुरल सफाई कर्मी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डेड एनिमल्स एंड प्लांट को डिके करते हैं, उनका अपघटन करते हैं, उनको सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, कोई डेड एनिमल है, उसको आप छोड़ दीजिए फील्ड में, कुछ दिनों बाद क्या होगा? आपको वहां पे सिर्फ बोन्स का कंकाल मिलेगा। ठीक है, या फिर जो डेड लीव्स होती हैं वो अपने आप डिकम्पोज हो जाती हैं धीरे धीरे एनवायरमेंट में, और सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सॉइल क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन, एंड दिस डिकम्पोजिशन इज डन बाय स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम कहते हैं बैक्टीरिया और फंजाई एंड फंजाई, नॉट और, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं अपघटक। इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि व्हाट आर द स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ। और अगर क्या होगा कि हम पृथ्वी से सारे बैक्टीरिया और फंजाई अगर खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए अर्थ पे से, तो क्या होगा? तो अर्थ विल बिकम अ हीप ऑफ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। कूड़े कचड़े का अर्थ क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। इतना ज्यादा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होगा कि यहाँ पे बहुत यही सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलेगा पूरी अर्थ पे, अगर बैक्टीरिया और फंजाई ना हो। क्योंकि ये क्या है? ये नेचुरली डिग्रेड करते हैं किसको? डेड मटेरियल को। डेड मटेरियल कुछ भी हो सकता है, डेड वो सिर्फ फूड भी हो सकता है, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। डेड प्लांट हो सकता है, डेड एनिमल हो सकता है। राइट, आई होप इट इज क्लियर। सभी टाइप्स, इन पे क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये टाइप्स याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए कि हर्बीवोर कौन है, कार्निवोर कौन है, ऑटोट्रॉफ्स कौन है, व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं, और उनके उदाहरण क्या है, और इनका फंक्शन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको फंक्शन पता होना चाहिए। राइट, तो ये तो हो गए आपके लिविंग कंपोनेंट के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। नाउ कमिंग टू द, अब मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, टाइप कंपोनेंट्स बता दिए इकोसिस्टम के। अब हम आते हैं कि इकोसिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शंस मतलब पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो जो पारिस्थितिक तंत्र के जो फंक्शन है, के जो कार्य हैं, वो उनमें पहला जो कार्य है वो है एनर्जी का फ्लो, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा? ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ऐसे भी जानते होंगे, सब्जेक्ट विषय को ना पढ़े हैं तो भी आप जानेंगे कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ए फॉर ऑटोट्रॉफ, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, उत्पादक हैं, वो जो भी फूड बनाते हैं उसको कौन खा रहा है?
उसको कंज्यूमर्स खा रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, कंज्यूमर में सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आता है, ठीक है, और यहाँ पे हर्बीवोरस आते हैं, और एंड में क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, फूड का फ्लो हो रहा है एक तरह से। आप फूड जानते हैं कि फूड के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है, सीरीज चल रही है। फूड मीन्स क्या, जब भी आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ फूड इक्वल टू एनर्जी। वाई वी आर कंज्यूमिंग द फूड, हमें फूड क्यों चाहिए, इन ऑर्डर टू डराइव द एनर्जी, राइट। सो दिस एनर्जी इज बीइंग डराइव्ड फ्रॉम फूड, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर फूड का फ्लो हो रहा है इट मीन्स एनर्जी का फ्लो हो रहा है, so, इसी को सिंपली कहते हैं एनर्जी फ्लो, ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स हैं कैसे किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है उसको हम उस कई प्रिंसिपल्स पे वो आधारित है, ऐसे सिद्धांत है, ऊष्मा के सिद्धांत है। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा के कुछ नियम पढ़े होंगे, जैसे कि पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का कि जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं ऊर्जा को। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ऊर्जा कैसे रूपांतरित हो रही है, मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था कि देखिए सनलाइट है, सन की जो लाइट है ये क्या एनर्जी है ना, एक तरह से फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सनलाइट एनर्जी और ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स ये मिलके फूड बना रहे हैं। तो एक ऊर्जा का जो फॉर्म है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई ना, ये लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी किसमें बदल गई, केमिकल एनर्जी में, फूड में। फूड क्या है, केमिकल्स ही तो है, ग्लूकोज एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है ना। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है लाइट एनर्जी का, किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और यही केमिकल एनर्जी, ये ग्लूकोज किसी हर्बीवोर्स की बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा, तो वहां पे भी क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, प्रोटीन जाएगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा या कोई और सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, उनसे अमीनो एसिड्स बनेंगे। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है ना हमारी बॉडी में भी, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी फ्लो है, वो कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर आधारित है, जो मैंने आपको बताया। आप इसको लिख सकते हैं कहीं आंसर में कि ऊर्जा का प्रवाह किस नियम पे आधारित है, या आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है जिसपे ऊर्जा का प्रभाव होता है इकोसिस्टम में, जिसपे आधारित है, ठीक है। अब ऊर्जा का प्रवाह इकोसिस्टम में कैसे होता है, उस प्रणाली को, सिस्टम को कह देते हैं फूड चेन। जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया यही फूड चेन है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला फूड चेन क्या होती है, यही है। हर एक स्तर को, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑटोट्रॉफ है, ये कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये एक स्तर है ना, इस स्तर को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ टी, ट्रॉफिक लेवल। तो ये पहला लेवल है, इसको हम बोलेंगे T1। ये दूसरा स्तर है, इसको बोलते हैं T2। ये थर्ड है तो इसको बोल देंगे T3। ये फोर्थ है तो इनको बोल देंगे T4। आप देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। मान लीजिए कोई फूड चेन है ह्यूमन बींग्स कहाँ आते हैं, इंसान T3 पे मैंने आपको बताया था, ओमनिवोर्स होते हैं, सब कुछ खा लेते, तो हम इस लेवल पे आते हैं। कार्निवोर्स वो भी यहीं आते हैं T3 या T4 में, ठीक है। सॉरी T4 पे तो चलो डिकम्पोजर्स हो गए। अब कार्निवोर्स टॉप लेवल पे आते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो यहाँ पे आते होंगे T2 पे। जो प्लांट्स हैं वो कहाँ आते हैं, T1 पे, फर्स्ट लेवल पे आते हैं। तो इसको हम कह देते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन पे आ जाते हैं, फूड चेन पढ़ लेते हैं पहले। फूड चेन क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। कैसे इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, फूड चेन के द्वारा। और फूड चेन है क्या, फूड चेन क्या है, खाए और खाए जाने का संबंध है पारिस्थितिक तंत्र में। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। कौन किसको खा रहा है, इसी रिलेशनशिप को कहते हैं इकोसिस्टम में फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, हमने ग्रास लैंड का, एक घास के मैदान का एग्जाम्पल ले लिया कि वहां पे कैसे फूड चेन चलती होगी। तो वहां पे ग्रासेस होती हैं, उनको खाने वाले ग्रास हॉपर होते हैं, ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है, स्नेक को कौन खाता है, ईगल या हॉक। ये आप देख रहे हैं एक खाद्य श्रृंखला है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे, स्तर बनाएंगे, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया और ये T5, ठीक है। तो
ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया, राइट। अब आप ये बताइए कि क्या ये जो एनर्जी है, ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, ये पूरी ऊर्जा T1 से T2 पे प्रवाहित हो जाएगी, पूरी ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाएगा, या कुछ ऊर्जा का लॉस हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाएगी बीच में इस प्रोसेस में। तो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो कभी भी पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लॉस हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जब ट्रांसमिशन होता है, जो ग्रिड होता है, जो पावर हाउस होता है, वहां से जब आपके घर एनर्जी आती है तो मोटे मोटे वायर्स के थ्रू आती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत जो वायर्स होते हैं ना, उनसे बहुत सारा हीट के फॉर्म में लॉस होता रहता है एनर्जी का, तो कंप्लीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बहुत सारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। इसीलिए उन वायर्स को बहुत मोटा बनाया जाता है कि जो एनर्जी का जो लॉस है वो इलेक्ट्रिक कम से कम हो, राइट। हाई टेंशन वायर्स आपने देखे होंगे, बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स जो एनर्जी का जो ट्रांसफर जब किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, कभी भी पूरी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाती है। इसी तरह सेम होता है इकोसिस्टम में भी, फूड चेन में भी जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, T1 से T2 पे जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। जनरली होता क्या है कि 90% एनर्जी लॉस हो जाती है और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। इसको मैं समझाऊंगी अभी, क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ है, ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल एंड during this process energy transfer some 90% energy is lost into the system, only 10% energy is transferred। और ये जो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है इसी को हम कहते हैं 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। आपको बुक में मिल जाएगा, आपकी एसओएल की बुक में ये लिखा होगा। 10% लॉ ऑफ लिंडमैन क्या होता है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ऊर्जा का प्रवाह होता है इकोसिस्टम में, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। दिस इज नोन एज 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, ठीक है। मे बी आपसे पूछा जाए कभी, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ फूड चेन्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फूड चेन है जो ग्रासलैंड की फूड चेन है। ये प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। आप इन फूड चेन्स को देख लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। 2 प्रकार की फूड चेन्स होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटिस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? ऐसी फूड चेन जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे अभी आपने देखा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो घास से जो फूड चेन स्टार्ट हो रही थी, वो क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल हो जाएगी। डेट्राइटिस फूड चेन कौन सी होती है? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई डेड एनिमल या प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर फंगस ग्रो कर रही है, फंगस, ठीक है। तो ये जो फूड चेन है, ये कैसी फूड चेन है? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है। इट मींस इट इज डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस को ही हम कहते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, इसी को कहते हैं डेट्राइटस। तो ऐसी फूड चेन जो डेट्राइटस से स्टार्ट हो रही है, इस डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से स्टार्ट हो रही है, इसको बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या हो रही है? जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है। ग्रेजिंग कौन करता है? जो हर्बीवोर्स होते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं। ऐसी फूड चेन को कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। उदाहरण आपको याद रहेगा, मैंने एग्जांपल दे दिए, ठीक है। आई होप याद रहेगा। ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस फूड चेन 2 प्रकार की होती है। अब आते हैं फूड वेब। फूड चेन अभी आपने पढ़ी, फूड चेन क्या होता है। फूड वेब जिसको हम हिंदी में कहते हैं खाद्य जाल। फूड वेब को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। और खाद्य जाल क्या होते हैं? ये और कुछ नहीं है बल्कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन को ही कह देते हैं खाद्य जाल। आपस में जब बहुत सारी फूड चेन्स जुड़ जाती हैं तो खाद्य श्रृंखला जुड़ के बनाती हैं खाद्य जाल। इसको समझना जरूरी क्यों है? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल या टेक्निकली कोई भी फूड चेन, सिंगल फूड चेन किसी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप सोच के देखिए, क्या कोई इकोसिस्टम ऐसा है जहाँ पे एक ही फूड चेन चल रही हो? अगर आप ग्रासलैंड में जाएंगे, किसी फॉरेस्ट में जाएंगे, तो वहां पे एक ही साथ बहुत सारी फूड चेन चल रही है, ठीक है। जैसे कि एक फूड चेन होगी जो डेट्राइटस फूड चेन चल रही होगी, यहाँ पे डेड लीव्स होंगी, इनके ऊपर फंगस ग्रो करेगा, बैक्टीरिया होंगे, ये डेट्राइटस फूड चेन चलेगी। हर्बीवोर्स प्लांट्स पे जो ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे, यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन चल रही होगी, ठीक है। एक
और पैरेलली यहाँ पर अगर कोई घास का मैदान है, ग्रासलैंड उसी फॉरेस्ट में, तो वहां पे भी एक फूड चेन चल रही होगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है और भी कई इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो जनरली देखा जाता है कि फूड चेन सिंगली एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि कई सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ी होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसीलिए हम इसको कह देते हैं फूड वेब, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या कोई फूड चेन सिंगली एग्जिस्ट करती है? ये पॉसिबल नहीं होता है। क्या एग्जिस्ट करता है इकोसिस्टम में? फूड वेब, खाद्य जाल। आई होप इट इज क्लियर। आपने एनर्जी का फ्लो देख लिया। एक और बात ऊर्जा के प्रवाह के बारे में, एनर्जी का फ्लो आपने देखा कि एक तो जो फ्लो होता है वो जब भी एनर्जी का फ्लो होता है तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। दूसरी बात एक आपको याद रखनी है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? आपने देखा कि ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स, ठीक है, जब प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, यहाँ पे आप देखते हैं कि एनर्जी का फ्लो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा हो। देखा है कभी आपने? ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, नॉट फ्रॉम द कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। इसी को कहते हैं द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, टॉप कंज्यूमर्स के पास। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा इधर से इधर हो रहा है, ना कि रिवर्स, ये कभी नहीं होता, ठीक है। कौन सा होता है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, दैट इज व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल, राइट। ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जो मैं आपको क्लियर समझा रही हूँ कि ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसे हो रहा है? ऑटोट्रॉफ से कंज्यूमर की तरफ। 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, बाकी लॉस हो जाती है। उसका उदाहरण कैसे दिया गया है कि मान लीजिए किसी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई, ठीक है। तो हर्बीवोर्स के पास कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा? सिर्फ 10%, और वो 10% 10,000 का कितना हुआ? 1,000 किलो कैलोरी, 1,000 किलो कैलोरी। अगले लेवल पे भी सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, तो कितनी हो गई यहाँ पे? 100 किलो कैलोरी। नेक्स्ट लेवल पे भी 100 की 10% जाएगी, दैट इज 10 किलो कैलोरी। तो आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है एक डायरेक्शन में होता है, धीरे धीरे जो एनर्जी है वो जब ट्रांसफर होती है अपर ट्रॉफिक लेवल की तरफ, तो यहाँ पे एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। यही रीजन है कि जो ट्रॉफिक लेवल है T5 से ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, T5, T6, T7 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इतनी कम हो जाएगी। मान लीजिए 1 किलो कैलोरी एनर्जी अगर आगे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होगी, तो ये सफिशियंट नहीं है किसी भी ट्रॉफिक लेवल को, किसी ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो जनरली जो फूड चेन होता है उसमें T5, T6 तक ही ट्रॉफिक लेवल, T6 भी बहुत रेयर है, एग्जिस्ट करते हैं, इससे ऊपर ट्रॉफिक लेवल्स एग्जिस्ट नहीं करते। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, अब लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है एनर्जी फ्लो जब आप बनाएंगे एग्जाम में, राइट। अब आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया, वैसे फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि इसका महत्व क्या है, फूड चेन को क्यों पढ़ रहे हैं हम। एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे फीडिंग रिलेशन देख रहे हैं आप, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है और कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम अपनी एनर्जी और अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स पे, ठीक है। दूसरा फ्लो का, एनर्जी ऑफ फ्लो, ठीक है, और मटेरियल्स का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है इकोसिस्टम में। एंड थर्ड इज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगी। बायोमैग्निफिकेशन को हिंदी में कहते हैं जैविक आवर्धन, ठीक है। बायो मतलब जैविक, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस आपने पढ़े होंगे। मैग्नीफाइंग ग्लासेस मतलब क्या होते हैं? जिनमें आपको कोई चीज ओरिजिनल साइज से बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, उसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। कई फोल्ड्स, कई टाइम्स साइज इंक्रीज हो जाता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है, मतलब जैविक आवर्धन क्या है? होता क्या है, किसी फूड चेन में, फूड चेन यही बनी है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। आपने देखा था कि ये T1 है, ये T2 है, T3, T4 एंड T5। फूड चेन में क्या होता है, आप कई सारे मटेरियल्स का जब फ्लो होता है फूड के फॉर्म में, ठीक है, तो
तो उस फूड के द्वारा, जैसे कि किसी एनिमल ने, किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी प्लांट को खाया, ठीक है, या किसी फिश ने किसी प्लांट को खाया, एक्वेटिक प्लांट को, उस फिश को किसी ह्यूमन बीइंग्स ने खाया, ठीक है, और उस ह्यूमन बीइंग्स की डेथ के बाद उसको किसी ईगल या हॉक, वल्चर, किसी बर्ड, ऐसी बर्ड ने खाया, ठीक है, जिसको हम स्कैवेंजर कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। तो क्या होगा, ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई केमिकल जो यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है विद फूड, थ्रू द फूड, तो क्या होगा, उस फूड में अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो किसी की बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है, मान लीजिए प्लांट से फिश में एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद फिश से जब ह्यूमन बीइंग में गया तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हो गया, उसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया। फिश ह्यूमन बीइंग से जब किसी बर्ड की बॉडी में गया, जिसने वल्चर या हॉक, जिसने उस बॉडी को खाया, उसकी बॉडी में कंसेंट्रेशन मात्रा और बढ़ गई, ठीक है, उस केमिकल की। तो इससे क्या होगा, इस प्रक्रिया को कि हर ट्रॉफिक लेवल पे किसी केमिकल की, किसी, जनरली ये जो शब्द है ये पॉल्यूटेंट्स के मामले में, पॉल्यूटेंट जो प्रदूषक होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उस केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है जो टॉप ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है, डिपोजिशन, उसकी उस बॉडी में वो केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इस प्रक्रिया को कह देते हैं हम जैविक आवर्धन। और ये नुकसानदायक क्यों है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, सीधी सी बात है, वो हार्मफुल होगा तभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जैविक आवर्धन का केस देखा गया है मरकरी के केस में, HG जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है, डीडीटी के केस में देखा गया है। डीडीटी के बारे में मैंने आपको पहले यूनिट में ही बताया था, ये क्या है, पेस्टिसाइड है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इट इज अ पेस्टिसाइड, एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो केमिकल है, इट इज ये बायो एक्यूमुलेट होता रहता है हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। होता क्या है कि ये फैट टिश्यूज में, जो बॉडी में फैट होता है उसमें जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट से कहाँ गया, फिश की बॉडी में गया, ठीक है, फिश से कहाँ गया, एनिमल्स की, ह्यूमंस की बॉडी में गया, और उसके बाद उन एनिमल्स को, उन ह्यूमंस को जिसने खाया, जो हॉक या वल्चर्स होंगे, उन बर्ड्स की बॉडी में गया ये डीडीटी, और इसकी मात्रा बढ़ती रही, मान लो यहाँ पे 1 ग्राम थी, यहाँ पे 2 ग्राम हो गई, यहाँ 3 ग्राम, यहाँ 4 ग्राम। इस बढ़ते हुए कंसंट्रेशन को ही हम कह देते हैं मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कहीं पे। बोल रही हूँ मैं, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? What is biomagnification? It is increase in concentration of a pollutant or chemical substance. It is increase in concentration of a pollutant or chemical substance at each successive trophic levels. At each successive trophic levels. फिर से रिपीट कर रही हूँ, it is increase in concentration of a chemical substance or pollutant at each successive trophic levels. हर ट्रॉफिक लेवल पे किसी पॉल्यूटेंट या किसी केमिकल सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मात्रा है, उसका बढ़ना बिकॉज ऑफ डिपोजिशन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप डीडीटी, मरकरी। मरकरी का जो केस स्टडी है वो आप पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन है, मिनीमाटा डिजीज के फॉर्म में। डीडीटी का मैंने आपको क्योंकि पिछले चैप्टर में भी बताया था कि डीडीटी क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, मान लीजिए किसी बर्ड में डीडीटी की मात्रा, वल्चर्स में खास करके डीडीटी की मात्रा हो गई 4 ग्राम, ठीक है। अब इस डीडीटी के हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है, डीडीटी डिपॉजिट हो जाता है फैट टिश्यू में, ठीक है, अल्टीमेटली वल्चर्स की बॉडी में पहुंचा, जो वल्चर्स है उनकी बॉडी में क्या होगा, जो डीडीटी है वो इंटरफेयर करता है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होती है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से इंटरफेयर करेगा, और क्या होगा, जो बर्ड्स के जो एग होते हैं, उनकी जो शेल होती है, अपर कवरिंग होती है, जो कि बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है डीडीटी की वजह से, और उससे क्या होगा, जो एग्स हैं, इनकी जो शेल है वो थिन हो जाएगी, ठीक है, जो एग्स हैं इनकी जो शेल है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और थिन होने से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की जब कमी होगी तो क्या होगा, ये एग्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, इससे क्या होगा, बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है, खास करके जो वल्चर हैं, वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने का कारण है डीडीटी, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, और अभी इंडिया में भी बैन कर दिया गया है, हालांकि ये ब्लैक में मिलता है।
ठीक है, आप लोगों ने डीडीटी को देखा भी होगा कई बार पॉन्ड्स में, और जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहां मच्छर मारने के लिए यूज किया जाता है डीडीटी, स्प्रे करते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। क्लियर है सबको इतना? बायोमैग्निफिकेशन लिख लेना, उसमें एग्जांपल लिख लेना डीडीटी का। ऐसा ही फूड चेन आपको यहाँ डीडीटी में भी बनाना होगा, T1 T2 T3 लिख के, और कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज कर रहा है, यही आपको उदाहरण लिखना होगा बायोमैग्निफिकेशन में, जैविक आवर्धन में भी। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे आप वाटर पोल्यूशन में, बट यहाँ मैंने बता दिया। तो ये तो हो गया फूड चेन का सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब आते हैं फूड चेन के बाद फूड वेब हो गया। अब आते हैं जो सेकेंड फंक्शन है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, इनको हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। पिरामिड्स क्या होते हैं, आपने देखा ही होगा, कभी पढ़ा हो बचपन में। ठीक है, इजिप्ट के पिरामिड, पिरामिड क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के लगभग ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम पिरामिड कहते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ट्रॉफिक लेवल्स का। जो आपने अभी ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इन्हीं ट्रॉफिक लेवल्स को जो हम ग्राफिकल फॉर्म में पिरामिड के फॉर्म में अरेंज करेंगे, इसी रिप्रेजेंटेशन को कह देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पिरामिड बनाया, इसमें मैंने लिख दिया ये, यहाँ पे प्रोड्यूसर आते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर आते हैं, और यहाँ पे डिकम्पोजर्स आते हैं। तो ये बन गया एक पिरामिड। ठीक है, या फिर किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो हमने बनाया कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स को खाते होंगे, गोट वगैरह। ठीक है, और टॉप कार्निवोर कौन हो गया, लायन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक पिरामिड हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। ठीक है, हमने ऐसे अरेंज कर दिया। अब आप इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं, मैंने ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना दिया। ये मैंने कैसे बना दिया, क्योंकि एक संख्या के आधार पे मैंने ये पिरामिड बनाया है। तो आप ग्राफ में किसी ट्रॉफिक लेवल को कैसे अरेंज कर रहे हैं, किसी बेसिस पर अरेंज करेंगे। तो अगर आप नंबर के बेसिस पर अरेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। इफ यू आर अरेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास तो उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर आप अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के क्रम में जब उसको अरेंज करेंगे तो उसको कह देंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे, कौन से स्तर पे एनर्जी कम है, किस पे ज्यादा है, किसका भार, जैव भार ज्यादा है, किसका कम है। अगर आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो बन जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। और अगर आप संख्या के आधार पे व्यवस्थित करेंगे कि प्रोड्यूसर का संख्या ज्यादा है, कंज्यूमर की संख्या ज्यादा है, या डिकम्पोजर्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो बन जाएगा पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं देके बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिया है हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप बताएंगे कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे। ऑटोट्रॉफ कौन होगा, प्लांट्स होंगे, ग्रीन प्लांट, ट्रीज, प्लांट नेम को हम ट्रीज बोलेंगे एक्चुअली, ट्रीज। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कौन होता है, ट्री होते हैं। कंज्यूमर कौन होगा, जो हर्बीवोर्स होंगे, जो ट्रीज को खाने वाले होंगे, गोट वगैरह। ठीक है, गोट, डियर। और लास्ट में जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर कौन होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर, वो कौन होगा, लायन, टाइगर, वोल्फ। ठीक है, ये सब क्या है, टॉप कार्निवोरस है। संख्या आप जानते हैं फॉरेस्ट में नंबर किसका ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 10,000 ट्री है। हर्बीवोर्स जो डिपेंडेंट होंगे यहाँ पे, गोट, डियर सबको मिला के, रैबिट्स को मिला के, इनकी संख्या कितनी होगी, ऑलमोस्ट मान लीजिए 1000 है, कुछ भी हो सकती है, 1200। ठीक है, कार्निवोर्स जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, टाइगर, लायन, वॉल्फ, इनकी संख्या आपको पता है कम होगी। मान लीजिए सब मिला के 100 है। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए संख्या ले ली, इससे आपको इजी लगे। अब हम पिरामिड बनाते हैं, तो पिरामिड बनाने का एक रूल होता है कि जो पिरामिड का बेस होगा, आधार, यहाँ पे सब कौन आएगा, आधार पे, बेस पे हमेशा होंगे प्रोड्यूसर। तो पिरामिड का जो बेस है वो हमेशा किससे बनेगा, प्रोड्यूसर से बनेगा। ठीक है, तो हम प्रोड्यूसर सबसे पहले बनाएंगे बेस पे। तो हमारे प्रोड्यूसर कौन है, ट्री। तो सबसे ज्यादा इनकी संख्या है, तो सबसे ज्यादा 10,000 ट्री हो गए। हर्बीवोर्स उसके ऊपर, उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, 1000 है। ठीक है, और कार्निवोर्स जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी संख्या और कम है, 100 या 10 जो भी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब यही क्या है, पिरामिड, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। सो दिस इज नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ऐसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा, जैव भार के आधार पे, ऐसे ही पिरामिड ऑफ एनर्जी बनेगी। अब होता क्या है कि जो पिरामिड्स होते हैं ये सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं, इट कैन बी अपराइट। ठीक है,
अपराइट पिरामिड आपने ये देखा, ये सीधा पिरामिड बना, जैसा बनेगा वैसा ही होगा। कहीं कहीं क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, मान लीजिए पॉन्ड इकोसिस्टम ले लें हम, तालाब लेके इकोसिस्टम ले लिया, ठीक है, या फिर एक पेड़ को ही, एक ट्री को ही हमने इकोसिस्टम मान लिया, ट्री भी तो इकोसिस्टम है। अब यहाँ पे आप पिरामिड बनाएंगे नंबर का, तो ये उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर यहाँ पे कितना है, एक है, तो प्रोड्यूसर हमेशा नीचे आता है, मतलब बेस पे 1। कंज्यूमर उस ट्री पे कितने सारे इंसेक्ट्स होंगे, ज्यादा ही होंगे इंसेक्ट तो, ठीक है, ठीक है, हजारों की संख्या में हो सकते हैं इंसेक्ट्स ट्री पे, ट्री के ऊपर उस उन इंसेक्ट्स को खाने वाली जो बर्ड्स रहती होंगी उस पेड़ पे और ज्यादा होंगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर का पिरामिड है एक ट्री में, वो उल्टा बन रहा है। आप इस पिरामिड को देखेंगे तो दिस इज इन्वर्टेड, ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड। तो पिरामिड्स कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इकोसिस्टम। किस पे निर्भर करता है, इकोसिस्टम के टाइप। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ऐसे ही जब बायोमास का पिरामिड बनाएंगे तो एग्जाम्पल लेंगे किस इकोसिस्टम में बना रहे हैं, किसी इकोसिस्टम में ये अपराइट भी हो सकता है, कहीं पे ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, हमेशा सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ क्या करती है, हमेशा कम होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जब एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो बढ़ रही हो, ठीक है। तो जो एनर्जी का पिरामिड है, जब एनर्जी बनाएंगे हम, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और जब ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो हमेशा कम होगा, चाहे आप कोई भी इकोसिस्टम ले लें, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूसर है, ट्रू प्रोड्यूसर कौन है, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और वही एनर्जी का सबसे ज्यादा फॉर्मेशन करते हैं। बाकी ट्रॉपिक लेवल्स पे तो एनर्जी कम होती जाती है। सो एनर्जी का पिरामिड है, इट इज ऑलवेज अपराइट विदाउट एनी एक्सेप्शंस। यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, किसी इकोसिस्टम में, किसी फूड चेन में ये पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी का पिरामिड सभी इकोसिस्टम्स में अपराइट होता है विद एन एक्सेप्शन। तो आपसे कहीं भी इंपॉर्टेंट है एनर्जी का पिरामिड, ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड व्हाई इट इज अपराइट। अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि एनर्जी के जो पिरामिड होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, वो हमेशा सीधे बनते हैं, और रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर सभी को, इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं समझा सकते, ओके। तो ये अभी तक आपने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के आपने कंपोनेंट पढ़ लिए, लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, टाइप्स पढ़ लिए, एनर्जी का फ्लो पढ़ा कैसे होता है, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। अब आते हैं जो लास्ट पार्ट है, इसमें एक फंक्शन इसका, ये है बायो जियोकेमिकल साइकिल। हिंदी में हम इसको कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो को मैंने आपको कई बार मीनिंग बताया, बायो मतलब लिविंग, जैविक, जियो माने अर्थ, पृथ्वी, केमिकल आप जानते ही हैं, ठीक है, रसायन को कहते हैं, साइकिल मतलब चक्र, तो इसको हिंदी में कहेंगे भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, भू जैव रासायनिक चक्र, मतलब नाम से ही क्लियर है क्या क्या इन्वॉल्व होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे, बैक्टीरिया एंड वायरस की बात हो रही है यहाँ पे, माइक्रोब्स की, ठीक है। और जो भी प्लांट या एनिमल होगा वो, जिसपे ये साइकिल चल रही होगी। जियो मतलब अर्थ, अर्थ मतलब मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है, अर्थ से ही मिनरल्स निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, ठीक है। प्लांट अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, सॉइल से, सॉइल में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल, रसायन, जो भी केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और साइकिल के फॉर्म में जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। नाम से आपको क्लियर हो गया। तो जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है, ये हेल्प करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है, पुनः चक्रण, फिर से साइकिल में किसी चीज को ले आना, उसको कहते हैं रिसाइकलिंग। जैसे कि आप प्लास्टिक की रिसाइकल करते हैं, ठीक है, यूज प्लास्टिक को या यूज मटेरियल को रिसाइकिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिसाइकलिंग होती है,
ठीक है, ई वेस्ट की। मतलब आप यूज मटेरियल को दोबारा से यूज में ला रहे हैं, फिर से साइकिल में ला रहे हैं, इट इज नोन एज रिसाइकलिंग। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग क्या है कि एक बार जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्लांट में चले गए वो फिर से अगेन सॉइल में आ गए, ठीक है, तो मतलब वापस आ गए, उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग। बहुत सिंपल सा एक साइकिल का फॉर्म मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये सॉइल है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। सॉइल में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सोडियम, यही सब एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स प्लांट के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। कोई ट्री है, प्लांट है, इस प्लांट ने अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, सॉइल से, इन न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इन प्लांट्स की जो लीफ है, ये लीफ किसी इंसेक्ट ने खाई होंगी, उससे न्यूट्रिशन बर्ड्स में, ठीक है। या फिर इन लीव्स को हर्बीवोर्स ने खाया होगा, गोट, डियर, काउ, रैबिट, ठीक है। या फिर एनिमल, ह्यूमंस, किसी भी प्लांट को खाया, ठीक है। एंड में क्या हुआ, इन सभी एनिमल्स की डेथ हो गई या इनको खाने वालों की डेथ हो गई। तो अल्टीमेटली ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए, सॉइल में आए ना वापस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, हालांकि बहुत सारी साइकिल चलती हैं, कैसे वापस आते हैं वही तरीका आप देखेंगे। अल्टीमेटली जिस प्रोसेस से आते हैं उसको हम अभी पढ़ेंगे, क्या क्या साइकिल यहाँ पे चलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सब साइकिल्स को पढ़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में ही वापस आ जाते हैं और अगेन इनका यूज होता है, इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। एंड इस पूरे प्रोसेस को कह देते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। यही हो गया साइकिल चक्र, इसी को बोल देते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। समरी मैंने आपको बताई। अब किस न्यूट्रिएंट के लिए कैसी साइकिल चलती है वो हम पढ़ेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, इन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज लीनियर बट न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है वो साइक्लिकल है। डिफरेंस आपको समझ में आया, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, इन एलिमेंट्स को, ये इनका मूवमेंट फ्लो कैसा हो रहा है, सर्कुलर है ना, साइक्लिकल, ऐसे ही तो है ना, ठीक है। सॉइल से प्लांट में ऐसे ये साइकिल बन रहा है ना पूरा, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स है इनका फ्लो कैसा है, साइक्लिकल है, चक्र के फॉर्म में। लेकिन एनर्जी का फ्लो कैसा था, लीनियर था, एक ही दिशा में था, पढ़ाया था मैंने आपको, यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी साइक्लिकल नहीं था या रिवर्स भी नहीं था, एक ही दिशा में था, इस दिशा में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, ठीक है। तो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, लीनियर होता है। न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसा होता है, साइक्लिकल होता है, चक्र के फॉर्म में होता है। इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उससे क्या होता है, द न्यूट्रिएंट साइकिल फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा सॉइल में रिलीज कर दिए जाते हैं थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल। और ये काम करता कौन है, इट इज डन बाय डेट्रीवोरस। और ये डेट्रीवोरस कौन है, जो डेट्राइटस पे फीड करते हैं, डेट्राइटस खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। वो कौन थे, बैक्टीरिया, वायरस, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। वायरस मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि वो भी एक तरह का माइक्रोब है, बट वो डेट्रीवोरस नहीं है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई यही क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, और इनको हम कह देते हैं डिकम्पोजर्स, राइट। तो दिस फंक्शन इज डन बाय डेट्रीवोरस और डिकम्पोजर्स, या इनके एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, which are absorbed again, that is nutrients are absorbed from the soil by the root of green plant and passed on to herbivorous and then carnivores, and these nutrients are locked in dead and remains of organisms and released back into the soil by detrivorous and decomposers। जो चीज मैंने आपको पूरी साइकिल के फॉर्म में समझाई वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है लैंग्वेज में, ठीक है। अब आते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे चलती हैं, ठीक है। दो टाइप की बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, एक होती हैं सेडिमेंट्री और दूसरी है गैसियस। सेडिमेंट्री साइकिल्स वो होती हैं जो शुरू होती हैं किसी सॉलिड सब्सटेंस से, स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉलिड सब्सटेंस, ठोस पदार्थ से शुरू होती हैं। ऐसी साइकिल्स को हम कह देते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट से शुरू हो रही। गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं,
these cycles are getting start from the gaseous substance, किसी gaseous substance से start होती हैं। सॉलिड्स या सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, या सल्फर साइकिल। गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल का एग्जांपल है कार्बन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। ये भी डिटेल में हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये डिटेल में कि कैसे फॉस्फोरस साइकिल कैसे चलती है, ठीक है, सल्फर साइकिल कैसे चलती है, कार्बन साइकिल कैसे चलती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। अगर आपका आज की क्लास से कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आज की क्लास से आपके जो भी डाउट हैं वो पूछिए। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अभी बता रही हूँ। ओके, ऑलमोस्ट सारे डाउट मैंने देख लिए हैं। जो कॉमन डाउट्स हैं वो मैं एड्रेस कर देती हूँ। एक तो सिलेबस के लिए डाउट है आपका, ठीक है, फिर से जो लोग सुनना चाह रहे हो सुन लीजिए। सिलेबस हर क्लास में सिलेबस रिपीट करती हूँ शुरू में और एंड में। दूसरा आपका बुक के रिगार्डिंग डाउट है, बुक आपको एसओएल से ही मिलेगी। रही बात इंग्लिश और हिंदी की, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मैं पढ़ा रही हूँ, बाइलिंगुअल है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बोल रही हूँ या हिंदी में। आज तो मैंने सारी चीजें हिंदी में बताई हैं, लेकिन जो मटेरियल जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो इंग्लिश में है। आप हिंदी की बुक एसओएल से ले लीजिए, ठीक है, आपको बुक मिलेगी ना, वहां से आप उस बुक से पढ़िए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं। और क्लास में मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। किसी बच्चे ने पूछा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्मा गतिज नियम, ठीक है, ऊष्मा गति के नियम। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला सिद्धांत क्या था कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैंने कई बार बताया है, दोनों क्लासेस में बताया था, फिर से बता देती हूँ। 7 यूनिट हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, इंट्रोडक्शन, ठीक है, या फिर मैं पीडीएफ सेंड कर देती हूँ सिलेबस का, आप उसको देख लीजिएगा, ये आपकी जो बुक है उसमें भी दिया होगा। दूसरा यूनिट है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, जो आज पढ़ाया है मैंने। तीसरा यूनिट था नेचुरल रिसोर्सेज,